साहेबगंज प्रखंड में एकमात्र डिग्री कॉलेज है चंद्रदेव नारायण महाविद्यालय। मैं माननीय मंत्री का प्रयास भी हो रहा है। मैं चाहूँगा कि कब तक पीजी की पढ़ाई हो जाएगी, शुरुआत होगी। और एक और सवाल है, क्योंकि बिहार सरकार के पर्यटन मंत्री साहेबगंज के स्थानीय विधायक हैं, तो साहेबगंज में एक बेहतर सुसज्जित पर्यटन विभाग का होटल का निर्माण हो सकता है कि नहीं? कि बोलने की आज़ादी अगर बिहार में किसी ने दी है तो उसका नाम लालू प्रसाद यादव है। पूंजीवादी व्यवस्था अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए जो चाल चलता है तो पिछले दिनों चला गया और आज चला जा रहा है। हम लोग अदर स्टेट से जाके जो वही बीएड की डिग्री जो है वहाँ बहुत कम दामों में हो जाती है, लगभग 80-90 हज़ार रुपये के आसपास में। यही हमारे बिहार जो है कि यहाँ से बीएड करने के लिए लगभग हमें लाखों रुपया देना पड़ता है। क्या यहाँ की सरकारों में या व्यवस्था में कमी है? इसका हमें जवाब चाहिए सर। और प्लांट लगाने के लिए तो आपने अडानी को 1 रुपया सालाना पर लीज दे दिया 250 एकड़ जमीन भागलपुर में, जहां 10 लाख पेड़ काटे जा रहे हैं। ये कौन सा विकास है? विकास का मॉडल जानना चाहते हैं? अगर यहां पर रिश्वत कोई ले रहा है तो कोई उसका सरगना भी है, उसको पराश्रय देने वाला भी उतना ही बड़ा क्रिमिनल है। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्ते, प्रणाम, जय बिहार। मैं हूं आदर्श और प्रभात खबर की इलेक्शन एक्सप्रेस पहुंची है साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र में, और यहां हमने लगाया है चौपाल, जहां होगी जनता की बात। यानी जनता का सवाल होगा और विभिन्न पार्टियों के जो प्रतिनिधि मौजूद है उनका जवाब होगा। 30,000 किलोमीटर की यात्रा कर बिहार के पूरे 243 विधानसभा सीटों पे हमारी इलेक्शन एक्सप्रेस पहुंच रही है। लोगों से हम बात कर रहे हैं, उनके सवालों को ले रहे हैं और सीधे जनप्रतिनिधियों से उसका जवाब भी जान रहे हैं। चूँकि चुनावी साल है, वर्ष 2025, और ऐसे में बिहार पे चुनाव का जो रंग है वो पूरी तरीके से लग चुका है। चुनावी पारा जो है वो चढ़ चुका है। ऐसे स्थिति में साहेबगंज का क्या माहौल है, साहेबगंज के लोगों की अपेक्षाएं क्या है, उम्मीद क्या है, क्या कुछ यहाँ की समस्याएं हैं, तमाम मुद्दों पे हम बातचीत करेंगे। उससे पहले कार्यक्रम की हम विधिवत शुरुआत करें। हमारे जो मुख्य स्पॉन्सर है वो है वास्तु बिहार और राकेश मसाले, और हमारे मीडिया पार्टनर के तौर पे है डेली हंट। तो पहले हम जनप्रतिनिधियों का परिचय कराएंगे, उसके बाद उनसे शुरुआती संबोधन लेंगे और फिर जाएंगे जनता के बीच और उनके सवालों को लेंगे और इनसे जवाब लेंगे। तो एक एक करके मैं पहले परिचय करा देता हूं। प्रोफेसर अजय कुमार जी हैं, राजद के प्रखंड अध्यक्ष हैं, राजद के प्रतिनिधि के तौर पे यहाँ पे मौजूद है। उनके ठीक बगल में भूप नारायण सिंह जी हैं, कम्युनिस्ट विचारधारा से ये ताल्लुक़ रखते हैं। उनके ठीक बगल में ठाकुर हरिकिशोर सिंह जी हैं, जनसुराज से हैं, इनका भी स्वागत है। उनके बगल में है राम नरेश मालाकार जी, जो प्रतिनिधि हैं यहाँ के जो मौजूदा विधायक है राजू सिंह जी, जो बिहार सरकार में माननीय मंत्री भी है। उनके बगल में है पंकज कुमार वर्मा जी, जो मुकेश सहनी की पार्टी है वीआईपी, उसके प्रतिनिधि के तौर पे यहाँ पे मौजूद है। अब जैसा कि हमने बताया कि शुरुआती संबोधन लेंगे, तो आप सभी से निवेदन होगा कि एक एक करके हम आपको माइक देंगे और शुरुआत में जो भी 1 मिनट के अंदर, 2 मिनट के अंदर आप जनता के बीच अपनी बात को रखना चाहते हैं, वहीं से शुरुआत होगा। तो सबसे पहले प्रोफेसर अजय कुमार जी, आप ही से शुरू करते हैं। जनता को जो कुछ भी आप कहना चाहें शुरुआती संबोधन में वो कह सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप जनता के बीच आकर आपके अखबार जनता के और जो विधानसभा में जो कठिनाइयाँ हैं, विकास कहाँ अवरुद्ध है, उसको जानने के लिए और लोगों को अपने सवाल खड़ा करने के लिए यह चौपाल लगा रहे हैं। अब सवाल रहे कि बिहार में जो आने वाला चुनाव है, उस चुनाव में हमारी पार्टी क्या करेगी। हमारी पार्टी जो मेरा महागठबंधन है वो विकास के कार्य में आगे बढ़ेगी, और उन्होंने, हमारे नेता तेजस्वी यादव ने जितने वादाएं की हैं कि बेरोजगारों को रोजगार दिया जाएगा,
महिलाओं को 2500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। वृद्धावस्था पेंशन को बढ़ाकर 1500 किया जाएगा और पलायन को रोका जाएगा। हर साल नौकरी दी जाएगी और पेपर लीक की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं से हम सब निजात दिलाएंगे। ठीक है, धन्यवाद। भूप नारायण सिंह जी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से यहाँ पे मौजूद है, उस विचारधारा से ताल्लुक रखते हैं। शुरुआती संबोधन। प्रभात खबर की टीम को धन्यवाद। प्रभात खबर के टीम को धन्यवाद और आप तमाम लोगों को भी धन्यवाद। सवाल दो हैं। मैं कहता हूं प्रथम बात अपनी ओर से कि दर्शन दो हैं, एक जिसे हम भाववादी दर्शन कहते हैं और दूसरा भौतिकवादी दर्शन कहते हैं। भौतिकवादी दर्शन में जो कुछ हम देखते हैं वही सही पाते हैं और भाववादी दर्शन में जो नहीं देखते हैं उसकी कल्पना करके लोगों को साबित करने की कोशिश करते हैं। तो मैं भौतिकवादी दर्शन को मानने वाला लोग आज के हालात में जो परिस्थितियां हमारे देश के साथ बन रही हैं वो बिल्कुल फासिज्म की ओर है। हम फासिज्म का मुखालफत करते हैं और ये फासिज्म का नेतृत्व बीजेपी कर रही है और बीजेपी के साथ जो भी गठबंधन है जिसको हम एनडीए कहते हैं उसका हम मुखालफत करते हैं और जनता से उम्मीद करते हैं कि पहले हम बिल्कुल ये फासिज्म के खिलाफ लड़ें, उसके बाद पूंजीवाद के खिलाफ तो हम लड़ेंगे ही। विकास का जहाँ तक सवाल है तो यह पूंजीवादी विकास है। कर्ज के बोझ से हम लदे जा रहे हैं। हमारे देश के अंदर छोड़ दीजिए, बिहार के अंदर 1 रुपये के लीज पर भागलपुर में 1050 एकड़ जमीन दी गई है। सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि इसकी भर्त्सना की जाए। मैं भर्त्सना करता हूं तमाम लेफ्ट की ओर से, जनवादी शक्तियों की ओर से। और इसके साथ साथ जो जीएसटी आज बहुत उछाला जा रहा है, जीएसटी की बात, तो जीएसटी लगाया किसने? जिसने जीएसटी लगाया उसने जीएसटी हटाया। हटाया क्या? पेपर का दाम बढ़ा दिया और कॉपी का दाम घटा दिया। ये कौन सा जीएसटी है? कौन कौन सामान है? रेलवे में अगर दाम 1 रुपया एक बोतल का दाम घटा है तो बाकी सामान का क्या है? इसलिए नौटंकी जो है वो फासिज्म की ओर ले जा रहा है। हम उसका मुखालफत करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप तमाम लोगों को धन्यवाद। धन्यवाद। अब ठाकुर हरिकिशोर सिंह जी जो जन सुराज के प्रतिनिधि के तौर पे यहाँ पे मौजूद है, आप भी अपने बात को रखें। सबसे पहले प्रभात खबर टीम को बहुत बहुत बधाई जो आपने मुझे यहाँ बुलाया है, और बधाई इस बात के लिए और कि आपने हम लोगों का नारा जय बिहार से आपने शुरू किया, जिस पर आधारित जन सुराज है, और आपने जन सुराज के नारा को जय बिहार से शुरू किया। बहुत बहुत बधाई। हमारी पार्टी 1 साल की नई पार्टी है। हमने तो कुछ कहीं कि न किसी पद पर रहे हैं, न कहीं कुछ सरकार में रहे हैं, तो हम लोग तो केवल अपनी बात अभी रख रहे हैं। और बिहार के लिए जो सोच है, जो शिक्षा की व्यवस्था और शिक्षा की कैसी व्यवस्था जहां बच्चे केवल जाएं स्कूल और खिचड़ी खा के नहीं लौट जाएं, तो प्रशांत जी का ये मानना है कि अच्छी शिक्षा की व्यवस्था हो। और पलायन की जो बात चल रही है, किसी पार्टी के कहने में संशय नहीं है, किसी नेताओं में पहले पलायन की बात नहीं हो रही थी, और इसका शुरुआत प्रशांत जी किशोर जी किए हैं। ठीक है, धन्यवाद। अब राम नरेश मालाकार जी हैं जो प्रतिनिधि हैं स्थानीय विधायक के, आप भी अपने शुरुआती संबोधन में बात करो। आज प्रभात खबर टीम को बहुत बहुत धन्यवाद।
आए हुए सभी सम्मानित नेतागण, उनके प्रतिनिधिगण को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी एनडीए विश्व की कल्याण की बात करती है, सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय की बात करती है, राष्ट्र को सर्वप्रथम राष्ट्र को मानती है, और हमारी विपक्षी पार्टी सर्वप्रथम कास्ट की बात करती है और अपने परिवार की बात करती है। जहाँ तक विकास की बात है तो साहेबगंज से लेकर के संपूर्ण बिहार और देश में ऐसा कोई घर नहीं बचा है जिस घर में सरकार की विकास की योजनाएं नहीं पहुंची है। अभी तक देश में और राज्य में और खासकर साहेबगंज में तो माननीय मंत्री डॉक्टर राजू कुमार सिंह जी के द्वारा एक पर एक ऐतिहासिक कार्य की गई है, जो देश ही नहीं दुनिया में साहेबगंज का नाम रोशन हो रहा है। ठीक है, धन्यवाद। अब पंकज कुमार वर्मा जी हैं वीआईपी से, आप भी अपनी बात को रखें। जी, सबसे पहले प्रभात खबर इलेक्शन चौपाल में प्रभात खबर टीम को साहेबगंज विकास के मुद्दे में आईने बनने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ मौजूद हमारे सामने साहेबगंज के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए सभी नेतागण को भी बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक बधाई। वर्तमान में मैं महागठबंधन समर्थित वीआईपी पार्टी से पंकज कुमार वर्मा साहेबगंज के लिए जो एक विकास की बातें हैं उसके लिए हमारे महागठबंधन के तमाम घटक दल के सुप्रीमो का जो संकल्प है, ये संकल्प हमारे बिहार के हित के लिए है, बिहार के नौजवानों के लिए है। और जो हमारे सुप्रीमो का संकल्प है, प्रत्येक महिलाओं को 2500 रुपये का योजना देना, विभिन्न सामाजिक पेंशन में 1500 रुपया देना, एलपीजी गैस प्रति 500 रुपया में मुहैया कराना, 200 यूनिट प्रत्येक परिवार को फ्री में बिजली मुहैया कराना। इसके लिए हमारे माननीय सुप्रीमो मुकेश सहनी जी और तेजस्वी यादव जी दृढ़ संकल्पित है और इसको जो है कि धरातल पर उतारने के लिए दृढ़ संकल्पित है। ठीक है, धन्यवाद। अब एक कुर्सी खाली है और हमारे एक गेस्ट जरा लेट से आए हैं, उनको मैं आमंत्रित कर लेता हूं। कुमार शांतनु जी है, प्रोफेसर डॉक्टर कुमार शांतनु, जनसुराज के युवा के अध्यक्ष है। आपसे निवेदन होगा कि आप आ जाएंगे और आने के साथ शुरुआती संबोधन भी साहेबगंज की जो जनता यहाँ मौजूद है उनके लिए कुमार शांतनु जी। जय बिहार। नमस्कार सभी साथियों को। सबसे पहले मैं यहाँ पर मंच पर बैठे हुए मेरे वरिष्ठ साथियों को नमस्कार कहता हूँ और यहाँ इस चौपाल में आए हुए तमाम हमारे साहेबगंज क्षेत्र के साथी अभिभावकगण, आप सबको मेरा प्रणाम है। जनसुराज की तरफ से मुझे अपना मंतव्य रखने का मौका दिया गया। जनसुराज पार्टी की जो शुरुआत हुई है वो एक विषाद से हुई है। इस बात को मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। पिछले 3 दशकों से बिहार की दशा और बिहार की दिशा जिस तरह से खराब होती जा रही थी, तो बिहार में एक बहुत बड़ा समाज, बहुत बड़ा वर्ग इस बात की ज़रूरत महसूस करता था कि राजनीतिक पटल पर एक विकल्प की ज़रूरत है। एक ऐसा विकल्प जो सिर्फ जाति धर्म के नाम पर आपसे वोट ना मांगे, एक ऐसा विकल्प जो बिहार के लोगों के मुद्दों की बात करता है, बिहार के लोगों के शिक्षा की बात करता है, रोजगार की बात करता है, पलायन को रोकने की बात करता है। एक ऐसा विकल्प। मैं ये 3 मुद्दे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप जाकर भारत के 28 राज्यों के सूची में अपना नाम ढूंढिए। शिक्षा के सूचकांक में आप अपने आप को निचले पायदान पर पाते हैं,
रोजगार के सूचकांक पे आपको खुद पता है कि अगर यहाँ पर रोजगार का नाम लेना है तो आपको सोचना है कि आपको गुजरात में जाके नौकरी करनी है कि पंजाब में नौकरी करनी है। आपको यहाँ पर सामाजिक सुरक्षा की बात करनी है तो आप समझिए कि सामाजिक सुरक्षा के नाम पे कभी आपको एक व्यक्ति का भय दिखाकर दूसरों के लिए वोट मांगा जाता है, कभी दूसरे का भय दिखाकर पहले व्यक्ति के लिए वोट मांगा जाता है। ठीक। तो इस विकल्प के लिए जन स्वराज पार्टी का उद्भव हुआ और आज जिस प्रकार से जन स्वराज पार्टी को एक विकल्प के रूप में स्वीकार्यता मिल रही है, ये उसी का नतीजा है। ठीक है, तो अब जैसा कि मैंने बताया कि ये कार्यक्रम आप सभी का है, तो अब हम आपके बीच होंगे, आपका सवाल होगा और फिर हम जवाब लेंगे। जो तमाम विभिन्न पार्टियों के यहाँ पे प्रतिनिधि मौजूद है, तो जिनका भी सवाल हो कृपया हाथ खड़ा कर देंगे। किन्हीं का कोई सवाल किन्हीं प्रतिनिधि से? आपके स्थानीय विधायक के प्रतिनिधि भी यहाँ मौजूद है, जन स्वराज के भी प्रतिनिधि है, राजद के भी हैं, जिनसे भी सवाल हो आपका। जी, माननीय मंत्री के प्रतिनिधि से एक मेरा सवाल है कि साहेबगंज प्रखंड में एकमात्र डिग्री कॉलेज है चंद्रदेव नारायण महाविद्यालय। मैं माननीय मंत्री का प्रयास भी हो रहा है, मैं चाहूँगा कि कब तक पीजी की पढ़ाई हो जाएगी, शुरुआत होगी। और एक और सवाल है, क्योंकि बिहार सरकार के पर्यटन मंत्री साहेबगंज के स्थानीय विधायक हैं, तो साहेबगंज में एक बेहतर सुसज्जित पर्यटन विभाग का होटल का निर्माण हो सकता है कि नहीं? या ये सब ठीक है। और कोई सवाल? ठीक, इसी पे जवाब ले लेते हैं। पहले मलाकार जी से ये सवाल था कि एक डिग्री कॉलेज में पीजी की पढ़ाई कब होगी, और पर्यटन से जुड़ा एक सवाल था, उस पर आपका जवाब। बहुत अच्छा सवाल शाहिद भाई का है। शाहिद भाई को जानकारी होनी चाहिए कि इसी सीएन कॉलेज में बीसी और बीएड की पढ़ाई माननीय राजू बाबू के द्वारा शुरुआत कराई गई। राजदेव सिंह जी भाई चांसलर सर थे, आरएन पंडित प्रिंसिपल थे सीएन कॉलेज में, और जिसका नतीजा है कि हमारे साहेबगंज के सैकड़ों की संख्या में लड़के और लड़कियां आज शिक्षक बनी है, साहेबगंज में बीएड और बीसी की पढ़ाई करते हैं। अब जहाँ तक रहा पीजी की बात, तो उसके लिए भी लगातार राजू बाबू प्रयासरत हैं और राज्यपाल महोदय से भी उन्होंने प्रोग्राम मांगा था। राज्यपाल महोदय टाइम दिए थे लेकिन डेट क्लियर नहीं हो पाया था, जिसके कारण वह कार्यक्रम अभी तक स्थगित है। लेकिन उनकी प्रयास है कि साहेबगंज में बेहतर शिक्षा की व्यवस्था हो, इंजीनियरिंग कॉलेज तक की उनकी सोच है, अच्छी मेडिकल कॉलेज तक की उनकी सोच है, और उद्योग नगरी साहेबगंज में बसाने की उनकी प्रयास है, जिसका आपको देवरिया के बगल में 700 एकड़ ज़मीन भी चिन्हित कर ली गई है। तो सबसे बड़ा विकास तो उन्होंने साहेबगंज में जंगल राज से मुक्ति दिलाकर किया। और जहाँ तक पर्यटन विभाग से सवाल था, तो पर्यटन विभाग से कल ही उन्होंने घोषणा किया, एक पर्यटन विभाग का आईबी का जमीन जैसे ही चिन्हित हो जाएगी कार्य प्रारंभ हो जाएगी। और जहाँ तक पर्यटन विभाग की होटल की बात है, तो यहाँ के कोई भी लोग, सब लोग स्वतंत्र हैं। जो उसका क्राइटेरिया है, वो क्राइटेरिया के आधार पर आप अप्लाई करेंगे, उसमें से विभाग के तरफ से सब्सिडी भी है, पैसा भी मिलती है, आप अप्लाई करें आपको मिलेगा। एक पारू प्रखंड अंतर्गत साहेबगंज विधानसभा में एक पर्यटन होटल का अभी आदेश पारित हुआ है। राम नरेश जी ने एक दो महत्वपूर्ण सवालों का जवाब दिया। अब वीआईपी से जो पंकज कुमार वर्मा जी हैं, ये जो सवाल था और विधायक जी के प्रतिनिधि का जो जवाब था, कितना आपके हिसाब से ये ठीक है? क्या विचार है आपका इस पे? जी, इससे हम बिल्कुल असहमत हैं, क्योंकि विधायक जी जो है हमेशा साहेबगंज को ठगने का काम किया है। और इसमें माइक जरा ऊपर कर लेंगे ऐसे। दो महत्वपूर्ण चीज़ जो है, जो हमारे मलाकार जी ने इंडिकेट किया है, 20 साल पहले आपको बता दें कि इसी माहौल से विधायक जी ने साहेबगंज को ठगा। फिर से 20 साल और आगे चले, इस ठगने के लिए इन्होंने इस 100 एकड़ ज़मीन चिन्हित करने की बात कही है। तो मलाकार जी को हम याद दिला दें, यही मझौलिया चीनी मिल का ज़मीन ऐसे ही ठग कर साहेबगंज की जनता को बहुत बड़ा धोखा देने का इन्होंने काम किया था। और मलाकार जी बताएंगे कि वो खंडहर जो ज़मीन बना,
उनका निजी कारण हो सकता है कि नेतृत्व में कहीं से कोई कमी आ गई हो, लेकिन इस तरह का छलावा जो है मलाकार जी से शोभा नहीं देता है, क्योंकि 20 साल से ठगते आए हैं साहेबगंज को। और हमारे भाई ने साहेबगंज CN कॉलेज के जो मुद्दा उठाए हैं, हम भी चूँकि शिक्षा लाइन से रहे हैं और हायर एजुकेशन से रहे हैं, अपने साहेबगंज में शिक्षा का जो मूलभूत सुविधा है वह न के बराबर है। और ये जो बोले हैं कि हज़ारों की संख्या में यहाँ से बच्चे बच्चियाँ पढ़कर डिग्री की शिक्षा हासिल करते हैं, तो ये कुछ हद तक तो हम भी कहते हैं कि सौभाग्य है कि हमारे जो यहाँ सत्ता, बिहार के सत्ता पर काबिज लोग हैं, किसी न किसी रूप में ठगने के ही रूप में कुछ ना कुछ दे देते हैं, यानी कि एक भीख के तौर पर देते हैं। लेकिन जहाँ तक रही बात कि अगर शिक्षा की बात पर गंभीर होते, अगर हमारे पर्यटन मंत्री तो आज हमारे सामने इस बीच में मौजूद होते। यही 3 दिनों का मनसा जो प्रोग्राम चल रहा है उसमें अपना पूरा जी जान लगा दिए हुए हैं, लेकिन आज यहाँ पे नहीं आकर साहेबगंज की जनता को एक और ठगने का उपदेश दिया है। इसके लिए साहेबगंज की जनता की तरफ से हम विधायक जी से भी चाहेंगे कि क्यों नहीं यहाँ पे आए हैं। और बीएड एक और थोड़ा सा हमका इसमें लाइन होगा कि साहेबगंज के शिक्षा व्यवस्था पर बहुत बड़ा सवालिया निशान मेरा है कि कोई शिक्षा का आधारभूत योजना नहीं है। बीएड की सीटें इतना कम है कि हमारे यहाँ के छात्र छात्राएँ बीएड करने के लिए यूपी जाते हैं। क्या इस पर कभी पहल उन्होंने किया? क्या उनके पास टाइम था कि इस पर सोचे? डिग्री कॉलेज की बात है तो जितना सीटें हैं, क्या उससे सैकड़ों गुना ज़्यादा यहाँ पे संख्या है हमारे साहेबगंज में छात्र छात्राओं की, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया है? देवरिया हमारा जो साहेबगंज प्रखंड विधानसभा का प्रमुख क्षेत्र होता है, वहाँ पे जो इन्होंने इशारा किया है कि 100 एकड़ ज़मीन का, ये हमेशा से जुमलेबाजी करते आए हैं और इसका बहुत सारे हमारे पास उदाहरण हैं। ठीक, तो हम चाहेंगे कि अगर ऐसी कोई बात है तो उसको जनता के सामने खुलकर वो विधायक जी आए और बोले, और 20 साल में इन्होंने काम नहीं किया है, इसके लिए साहेबगंज की जनता के बीच बात रखें। ठीक है। राम नरेश जी, अगर आप अपने बात को इस पर रखना चाहें तो ठीक, नहीं तो फिर आगे में बढ़ो। जी राम नरेश जी। भाई जो बोल रहे हैं ये भी राजू सिंह का देन है कि आज स्वतंत्रता और आज़ादी साहेबगंज में मिली है। नहीं, बीच में नहीं पंकज जी। नहीं तो इसी साहेबगंज में कोई भी धरना प्रदर्शन सत्ता के खिलाफ विपक्ष करती थी, कुछ बातें रखती थी, तो उन्हें लाठी से पीटा जाता था। लेकिन आज यह राजू सिंह जी का देन है कि साहेबगंज में आज़ादी मिली है। रही बात कि मैंने तो शुरुआत में कहा कि पहले हमारे यहाँ के बच्चे बीएड और बीसीए करने के लिए बाहर जाते थे, लेकिन राजू बाबू एजुकेटेड थे, उनके दिमाग में बात गया तो उन्होंने साहेबगंज में बीएड और बीसीए की पढ़ाई प्रारंभ करी। जहाँ तक छलने की और ठगने की बात इन्होंने कहा, तो राजनीति करने वाले लोग हो सकता है कि बोलते कुछ हो करते कुछ हो, मान लेते हैं आपकी बात, लेकिन राजू बाबू जो कहते हैं वो करते हैं। और उन्होंने जो बात कही कि 100 एकड़ बोल, मैं कहना कि 700 एकड़ भूमि चिन्हित की गई है, और जिसको मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी वर्तमान सुब्रत सेन ने, उन्होंने भी स्पष्ट मीडिया में आकर कही कि सरकार ने 700 एकड़ जमीन उद्योग लगाने के लिए चिन्हित कर लिया है। प्रोफेसर अजय कुमार जी हैं राजद से। महत्वपूर्ण चर्चा चल रही है शिक्षा और पर्यटन पे। विधायक जी के प्रतिनिधि ने जवाब भी दिया है। उन्होंने जो कहा है कि बोलने की आज़ादी अगर बिहार में किसी ने दी है तो उसका नाम लालू प्रसाद यादव है। और ये जो बोल रहे हैं कि जो कोई भी धरना और प्रदर्शन होता था तो यहाँ पर लाठी से पीटा जाता था, आतंक का राज्य था, तो एक भी ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करें जहाँ किसी धरना प्रदर्शन को लाठी से पीटा गया है। और मैं कई ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करूँगा जो ब्लॉक में आतंक का राज था और लोगों को डराया धमकाया जाता था, यहाँ तक कि घर में घुस कर मारा जाता था। ठीक है, आज भी यह आतंक कायम है। ठीक है। भूप नारायण सिंह जी यहाँ मौजूद है, इन सबों में वरिष्ठ है, और मुद्दा है सर शिक्षा का। आपने तो शुरू से देखा और अभी भी देखे हैं, क्या बदलाव हुआ है, क्या कुछ और जरूरत है साहेबगंज की? तर्क जो हो रहा है, माइक जरा सा, तर्क जो हो रहा है वह तर्क से मैं भिन्न हूं जी। पूंजीवादी व्यवस्था अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए जो चाल चलता है तो पिछले दिनों चला गया और आज चला जा रहा है। एक पंक्ति। दूसरा पंक्ति, जहां तक सीएन कॉलेज की बात है,
सीएन कॉलेज का जो जन्म हो रहा था उस समय का मैं भी एक कार्यकर्ता था, विद्यार्थी नहीं था लेकिन उसका कार्यकर्ता था। और जिस समय बीएड की मान्यता हुई, बहुत सारे लोगों को याद होगा कि उस समय यहाँ प्रिंसिपल आए थे पंडित जी, और उस समय दुर्भाग्य से यूनिवर्सिटी में रविंद्र कुमार वर्मा वीसी हो गए थे, क्योंकि व्यवस्था से राज्यपाल के वो द्वारा नहीं हुए थे। क्योंकि जो उनका पैनल था उसके मुताबिक सबसे सीनियर थे रविंद्र कुमार रवि वर्मा, वो वीसी बन गए थे, उनके वो शिष्य थे, जिसके चलते उन्होंने बीएड की वो यूनिट स्वीकृत ही नहीं की, बल्कि और भी कुछ उन्होंने किया। बहुत सारी चर्चाएं हो सकती हैं उस पर। रही बात भ्रष्टाचार की, तो पूंजीवाद की जननी भ्रष्टाचार है, यह बात हम बुद्धिजीवियों को नहीं हटाना चाहिए। जब तक पूंजीवाद रहेगा भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा, क्योंकि वही उसकी जननी है। और आपस में जो बातें हो रही हैं, बुरा लगेगा तो वही माफ करना, ये पूंजीवादी पार्टियां आज करोड़ों की बात कर रही है, इसलिए बात कर रही है कि जनता का वो सेवक नहीं हो सकता, बल्कि वो विधानसभा और पार्लियामेंट में जाकर के अपना पूंजी विकास करने के लिए वो चुनाव लड़ता है, जो साबित हो चुका है। अंतिम बात मैं यह क्षमा के साथ कहना चाहता हूं कि आज जो चुनाव प्रणाली है वो पूंजीवादी जनतंत्र है। पूंजीवादी जनतंत्र में जनता का भलाई नहीं हो सकता है। हमको जनवादी क्रांति की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तबे समस्या का समाधान होगा। समस्याओं का भारत है, समस्याओं का हम है, समस्याओं के अब तमाम लोग। ठीक है, ठाकुर हरिकिशोर सिंह जी, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि ठीक है आरोप प्रत्यारोप यहाँ हो रहा है, लेकिन जनसुराज एक नई पार्टी है, क्या मॉडल है, शिक्षा में कैसे सुधार आ सकता है? पहले तो मैं बता दूं, थोड़ा सा करीब करेंगे, दूसरा मैं करीब नहीं सर, रहने पर भी नहीं। पहले तो मैं बता दूं कि मलाकार जी बोल रहे थे, जो हम लोगों का मानना है और अधिकतर राजनीति करने वाले लोग जो हैं उनका मानना है कि राजद का भय दिखाकर वोट ले लेना। 2005 में ऐसा नहीं था कि केवल साहेबगंज में ही राजू जी जीत गए थे, बिहार हारा था और लालू जी, राबड़ी जी सत्ता से चले गए। तो जनता को भय दिखाना कि साहब राजद आ जाएगा और राजद वाले लोग भाजपा आ जाएगा, ये अब चलने वाला नहीं है। शिक्षा पर बोलते हैं, विकल्प सामने है और अच्छा विकल्प सामने है, और जनसुराज खाली हाथ नहीं आई है। 5-5 पहले ही हो चुका है कि हमको क्या क्या करना है। हम तो गारंटी कार्ड बना कर दे रहे हैं। जहाँ तक शिक्षा का सवाल है तो एमए की पढ़ाई और शिक्षा जो यहाँ सीएन कॉलेज की बात चल रही है तो यूजीसी ग्रांट करता है। और शाहिद जी का जो प्रश्न था, विधायक जी पैरवी कर सकते हैं, ये मामला ऊपर लेवल का है। जो यूनिवर्सिटी से एमए की पढ़ाई शिफ्ट करा देना, पैसे का व्यवस्था कराना, पैसा उपलब्धता है कि नहीं है यूनिवर्सिटी के पास, तब जाकर के शिक्षक हैं कि नहीं हैं, जो टेक्निकल चीज़ है। सीधे कहना कि हम व्यवस्था करा देंगे, ये व्यवस्था ऊपर से होना है। और यदि कोई पैरवी करेगा, विधायक जी लगेंगे, बहुत प्रयास करना होगा, तो ये काम हो सकता है। चलिए ठीक है, एक बार फिर से आप लोग के बीच आते हैं, अगर कोई सवाल हो तो फिर से आप पूछ सकते हैं। ठीक है, पीछे से कुछ सवाल हैं। मेरा नाम अनिल कुमार हुआ। कल के कृष्ण थे गोपियों के बीच में, आज के कृष्ण है टोपियों के बीच में। मैं आज के कृष्ण को पहले प्रणाम करता हूँ और मैं पूछना चाहता हूँ कि यशस्वी प्रधानमंत्री देश को आगे बढ़ा रहे हैं और बिहार को नीतीश बाबू बढ़ा रहे हैं, लेकिन कुछ क्षेत्रीय समस्याएं रह गई है।
जो तकरीबन मैं 10 सालों से परेशान हूँ। आज पूजा सह के भी हमको छोटी छोटी चीज़ों, वो शब्द हम नहीं बोल पाएंगे मुंह से। मैं अपने मन से विकास का सारा काम हो रहा है, इसके लिए यशस्वी प्रधानमंत्री नीतीश बाबू को धन्यवाद देते हैं। लेकिन मेरी एक छोटी सी बात है कि नाली की समस्या मेरी बहुत दिनों से, मैंने विधायक जी का भी मैसेज भेजा था, मैंने फ़ोन भी करा था, लेकिन शायद उनकी व्यस्तता कारण उनके संज्ञान में नहीं जा पाई है। कहाँ की बात है ये, मतलब कहाँ की नाल? सुकनर मठ के करीब में। तो मैं मलाकार बाबू से नम्र निवेदन करता हूँ, मेरी एक छोटी सी विनती, और हम चाहेंगे कि विकास का रथ तो चलिए रहा है, आप जो छोटी छोटी मूलभूत आवश्यकताएं रह गई है बाकी, उस पर थोड़ा सा संज्ञान लीजिए और विधायक जी को इस पर रूबरू कराइए, ताकि जो जनता के बीच में जो छोटी छोटी समस्याएं रह गई है उसका समाधान हो जाए। तो बस समाधान। ठीक है। और कोई सवाल? कुछ हाथ इधर से भी उठा था जी। सबसे पहले यहाँ पे जितने सारे हमारे जो भी पार्टी के लोग हैं उनको मैं सादर प्रणाम करता हूँ। मेरा एक सवाल मलकार जी से है कि जहाँ तक शिक्षा की बात है, वही अदर स्टेट में देखा जाए तो बीएड की जो डिग्री है शायद हमारे बिहार से लगभग कम ही मिल जाती है, लेकिन यही हमारे बिहार जो कि यहाँ से बीएड करने में लगभग हमें पता नहीं 2-2.5 लाख रुपया खर्च हो जाती है। आज की मैं युवा वर्ग की 21वीं सदी की मैं युवा हूँ, लेकिन यह सवाल सर आपसे है, ताकि सबसे बड़ी बात है कि हम लोग अदर स्टेट से जाके जो वही बीएड की डिग्री जो है वहाँ बहुत कम दामों में हो जाती है, लगभग 80-90 हज़ार रुपये के आसपास में। यही हमारे बिहार जो है कि यहाँ से बीएड करने के लिए लगभग हमें लाखों रुपया देना पड़ता है। क्या यहाँ की सरकारों में या व्यवस्था में कमी है? इसका हमें जवाब चाहिए सर। देखिए, इस आयोजन में जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, राष्ट्रीय पार्टियां को भी इनवाइट करना चाहिए थे आप लोगों को। सीपीआई यहाँ का राष्ट्रीय पार्टी है। सवाल कुछ है क्या? सवाल इन लोगों से कुछ सवाल है क्या? सवाल है। बात चली है आपको रामरेश की, आपको मलाकार जी बोले हैं कि जंगल राज की बात बोले हैं। आज देख लीजिए, कोई भी महिला आज पता लगा लीजिएगा, कोई सोने का चेन पहन कर नहीं मेला में घूम रही, आज पता लगाइए आप, एक भी नहीं। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। ठीक। जहाँ तक एक विषयांतर में लोग जा रहे हैं, सबसे बड़ी जनता की जो मूल समस्या है उससे हर पॉलिटिकल पार्टी के लोग छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। आज प्रखंड में आज जो दाखिल खारिज और परिमार्जन के सवाल पर जो आज जो लूट खसोट जो सीओ चला रहा है, यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, मैं ये नहीं कहता उसमें शेयर हैं, लेकिन चुप रहने का काम नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं उस शेयर में उनकी भागीदारी है बंधुओं। ठीक ठीक, फिर आऊँगा। बात चली है 700 एकड़ जमीन लेने की पारू पर, मैं वहीं लोकल मैं वहाँ का हूँ। तो वर्मा जी ने तो बता दिया। और बात, जमीन लेने की प्रक्रिया यह है कि वह जमीन उपजाऊ नहीं हो। जमीन लेने की प्रक्रिया है कि वहाँ से कम ग्राम सभा से पारित होना चाहिए। आप लोगों को मैं चैलेंज करता हूँ कि जाकर उस ज़मीन को देखिए। अभी धान की फसल लगी हुई है। मैं समझता हूँ कि साहेबगंज में वो 700 एकड़ में कहीं ज़मीन से उतना उपजाऊ ज़मीन नहीं है जितना कि वहाँ की उपजाऊ ज़मीन है, और गरीब का वहाँ शोषण हो रहा है। इसलिए आप लोगों को मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि वह ज़मीन भी नहीं लेना चाहिए। बहुत बड़ी साजिश चल रही है गरीब किसानों की ज़मीन लेने के लिए, और उसमें एक भी किसी जमींदार की ज़मीन नहीं है, धनी आदमी की ज़मीन नहीं है। सब गरीबों। ठीक ठीक ठीक। राम नरेश मालाकार जी, चूँकि विधायक जी के प्रतिनिधि के तौर पे हैं, तो सबसे ज़्यादा सवाल आप ही से है, और पहला सवाल वो नाली को लेकर था, तो वहीं से शुरुआत कर दीजिए। कोई दिक्कत नहीं है। हमारे भाई को हम धन्यवाद देते हैं कि आपने नीतीश जी और मोदी जी की योजना हर गांव घर तक पहुंची है। इसके लिए आपने मोदी जी, नीतीश जी, एनडीओ को बधाई दिया है, इसके लिए आपको भी धन्यवाद। जहां तक सुखनंदन मठ नाला की बात है, हम अनुरोध करेंगे आपसे कि अभी भी हमारे पास आचार संहिता लगने में 1 सप्ताह की समय है। आप मुझे एक आवेदन माननीय मंत्री जी के नाम से बनाकर, नगर अध्यक्ष के नाम से बनाकर दे दें। हम प्रयास करेंगे
कि आचार संहिता के पहले कार्य प्रारंभ हो जाए। और एक साथी ने फिर एजुकेशन की बात की। मैं पुनः दोहराना चाहता हूँ कि राजू बाबू हाई एजुकेटेड, पढ़े लिखे और एक अच्छे उद्योगपति रहे हैं। उनका हमेशा सोच रहा है कि बीएड और बीसीए तो मैं करा ही दिया, डेयरी की प्रोजेक्ट की भी पढ़ाई हो, एमसीए और बीसीए के एमएड और एमसीए की भी पढ़ाई हो, अच्छी साहेबगंज में मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज की व्यवस्था हो। वो हमेशा इसमें लगे रहते हैं। जहाँ तक हमारे मदन बाबू गार्जियन है, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन मजबूरन कहना पड़ता है कि कम्युनिस्ट पार्टी तो विकास की पार्टी नहीं है। वो कभी विकास को बढ़ने ही नहीं देती है बाधा करने के सिवा। बिहार तो दो तरह से जमीन है, एक नीची भूमि है जो बाढ़ से ग्रसित रहती है, दूसरा ऊंची भूमि है जो दक्षिणी बिहार कहलाता है। तो आखिर एक तरफ आप उद्योग की बात करेंगे, मजदूर पलायन रोकने की बात करेंगे, तो आखिर मजदूर का पलायन कैसे रुकेगा? जब तक उद्योग नहीं लगेगी तो मजदूर का पलायन नहीं रुकेगा। तो मजदूर को पलायन रोकने के लिए, युवाओं को रोजगार के लिए यदि राजू बाबू ने साहेबगंज क्षेत्र में 700 एकड़ जमीन अधिग्रहण कराने की बात कर, उद्योग लगाने की बात कर रहे हैं, तो क्या गलत कर रहे हैं? उतना ही नहीं, सिर्फ देवरिया की बात नहीं है, साहेबगंज में भी चिन्हित किया जा रहा है जमीन जहां उद्योग लगने की बात हो रही है। और सरकार की योजनाएं, हर घर में इज्जत का घर नीतीश कुमार जी ने दिया। हमारे गार्जियन कह रहे थे कि महिलाएं नहीं निकल रही है। मैं आप प्रभात खबर के ही संपादक महोदय से आप सबसे अनुरोध करेंगे कि आज ही वो जहां कहें उसी क्षेत्र में चले जाइए और देखिए मेला देखने के लिए 12 बजे रात को भी हमारी माताएं सुरक्षित आकर सुरक्षित जा रही है कि नहीं। केवल कहने से और गाल बजाने से नहीं होगा, थोड़ा आंख में अच्छा चश्मा भी पहनने का लोग कोशिश करे, देखे कि सरकार की विकास कहां तक नहीं है। मैं तो खुद कह रहा हूं कि जहां विकास नहीं गई है वो आप बताएं। विकास की किरण हर घर तक पहुंचा है। हमारी एनडीए की सरकार, मोदी नीतीश की सरकार कहीं किसी से भेदभाव नहीं किया है। हर जाति धर्मों का एक समान, एक साथ विकास, न्याय के साथ विकास करने का काम किया है। एक सवाल भ्रष्टाचार पर भी था, दाखिल खारिज ब्लॉक में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है उसको लेकर एक सवाल। सर भ्रष्टाचार पूरी दुनिया में है, लेकिन पहले यही बिहार में 2005 के पहले कोई भी भ्रष्टाचार करता था, भ्रष्टाचारी जेल नहीं जाता था। आज नीतीश कुमार जी के राज में भ्रष्टाचारी करने के पहले 20 बार सोचता है और भ्रष्टाचार करता है तो पकड़ाता है और जेल जाता है, जिसका उदाहरण है कि कलेक्टर भी जेल गया है, एसपी भी जेल गया है और इसी साहेबगंज में राजस्व कर्मचारी भी जेल गया है। ठीक है, पंकज जी आएंगे। भूप नारायण सिंह जी कहना चाह रहे हैं कुछ। मुझे कुछ बातों पर हंसी आती है और स्वाभाविक है हंसी आना, क्योंकि ऊपर से मैं बहुत नरम हूं, चाहे भीतर जितना मैं गर्म हूं। हर चीज का एक नियम होता है। रोजगार की बात करते हैं, मोतीपुर शुगर मिल का जो चीनी मिल का इलाका है, मुरारपुर, जरा दिनेश बाबू से पूछिए कि कई गो लोकल आदमी उसमें काम कर रहा है। स्थानीय लोग रोजगार देने की बात है। और वहां का जो पॉल्यूशन है, अगल बगल के 10 गांव को प्रभावित किया है, जो वहां से भाग जाना चाहता है। और प्लांट लगाने के लिए तो आपने अडानी को 1 रुपया सालाना पर लीज दे दिया 250 एकड़ जमीन भागलपुर में, जहां 10 लाख पेड़ काटे जा रहे हैं। ये कौन सा विकास है? विकास का मॉडल जानना चाहते हैं? मैं बनाना चाहता हूं। 10 लाख 52 करोड़ का कर्जदार हम 2014 में थे। पूरा हिंदुस्तान 55,54,000 का कर्जदार था और आज हमारा देश 272 लाख का कर्जदार है। यह कहा गया। मैं अर्थशास्त्र के मुताबिक यह पूछना चाहता हूं कि आज 2,74,000 करोड़ का कर्जदार हर एक नागरिक 14 लाख का कर्जदार बन गया। आप विकास की बात करते हैं और आप कहते हैं कि कम्युनिस्ट विकास नहीं चाहते हैं, कम्युनिस्टों का विकास देखना चाहते हैं। आप धर्म की बात करते हो हिंदुस्तान में,
मंदिर बनाने की बात करते हो। मैं आलोचना करता हूं चीन का, इसके बावजूद जो उसने निकाल दिया, जो उसने विज्ञान के मुताबिक रख दिया, जो क्यूबा ने रख दिया, जो कंबोडिया ने रख दिया, अब विकास की बात करते हो, उसके सामने टिकोगे? तुम तो तुम हो, अमेरिका नहीं टिक रहा है आज के देश में। और जहां तक भ्रष्टाचार की बात करते हो, शर्म होनी चाहिए कि एक वैसा जागरूक व्यक्ति लद्दाख का, जिसको बिना कारण का तुमने जेल में बंद कर दिया देशद्रोही करके, और वह देशद्रोही हो गया। और तुम्हारा संत जो है वह देशद्रोही नहीं है, तुम्हारा अडानी देशद्रोही नहीं है, ठीक। वो देशद्रोही हो गया। नहीं सर, सुनिए एक मिनट। चूंकि इन्होंने कहा कि कम्युनिस्ट पार्टी विकास की बात नहीं जानता है, कम्युनिस्ट पार्टी लड़ना जानता है, विकास की बात नहीं जानता है, लड़ना जानता है। आज कौन जाता है जेल में? जेल की बात करते हैं, किसको भेजा है जेल में? अपने अडानी को भेजा है। 1 रुपया के लीज पर भैयदी कायम किए हैं आप, रिश्ता कायम किए हैं आप नहीं भेजेंगे। ईडी किसके यहाँ जा रहा है? सीबीआई किसके यहाँ जा रहा है? रूपनारायण जी, मैं जानना चाहता हूँ। ठीक है, आते हैं फिर से साहेबगंज पे लौटते हैं और कुमार शांतनु जी के पास जाते हैं। अभी भ्रष्टाचार पे बात हुई, शिक्षा पे बात हुई, तमाम बात हुई है। मैं मॉडल जानना चाह रहा हूँ कि ठीक है, आरोप तो लग रहे हैं, आपको अगर जनता मौका देती है आपके पार्टी को, तो क्या हो सकता है, कैसे बदलाव होगा? सबसे पहले 2 सवाल हैं मेरे आपकी जवाब देने से पहले। पहला कि यहाँ पर इस चौपाल में बैठे हुए सभी व्यक्तियों से, सभी सम्मानित व्यक्तियों से मेरा सवाल है कि आपके पंचायत और आपके ब्लॉक के कार्यालयों में अगर आपको एक छोटा सा कागजी काम भी करना हो, तो क्या उसके लिए आपको 50 से 100 रुपये, 500 रुपये तक का रिश्वत देना पड़ता है कि नहीं पड़ता है? ये पूछ रहा हूँ मैं आपके यहाँ से, बिल्कुल सभी लोगों से पूछता हूँ। जिनको नहीं देना पड़ता है वो अपना हाथ उठा दीजिए, जिनको नहीं देना पड़ता है वो अपना हाथ उठा दीजिए। आप अपना कैमरा घुमाइए और दिखाइए कि यहाँ पर इस साहेबगंज में अगर आपको अपने ब्लॉक और पंचायत में एक छोटा सा काम भी कराना पड़ता है तो आपको उसके लिए रिश्वत देना पड़ता है। अगर यहाँ पर रिश्वत कोई ले रहा है तो कोई उसका सरगना भी है, उसको पराश्रय देने वाला भी उतना ही बड़ा क्रिमिनल है। आप आज के हमारे दूसरा सवाल भ्रष्टाचार के ऊपर बात करते हैं। आप मुझे ये बताइए कि हमारे आज के जो जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ पर कोई ये सवाल क्यों नहीं करता कि उनके ऊपर कितने क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं? आपको ये सवाल करना चाहिए चौपाल में। नहीं, ठीक है, इस पे हम लोग नहीं जाएंगे। अब मैं जवाब पे आता हूँ आपके कि मॉडल की बात करते हैं। मॉडल भय से दूर होना चाहिए। आप 20 साल से लोगों को इस बात पे ठग रहे हैं कि भाई आप हमको नहीं वोट दीजिएगा तो लाठी चल जाएगा, और लाठी वाले आपको इसलिए वोट देते हैं, आपके खिलाफ इसलिए खड़े हैं क्योंकि भाई ये आ जाएंगे तो बंदूक चल जाएगा। अरे भाई, साहेबगंज की जनता को पिछले 35 सालों से आपने लाठी और बंदूक के बीच में डुलाते हुए आप लोगों ने रखा है। मॉडल ये होना चाहिए कि अगर आप शिक्षा की बात करते हैं तो आप मुझे बताइए कि यहाँ के मिडिल स्कूल, यहाँ के हाई स्कूल में पढ़ाई की क्या व्यवस्था है। आप मुझे बताइए कि वहाँ के बच्चों का रिजल्ट कैसा है। आप मुझे ये भी बताइए, लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि लोग यहाँ पर MBA और BCA की डिग्री लगाएंगे। आपके इस साहेबगंज के कॉलेज में 3 साल की डिग्री कितने सालों में मिलती है, इस बात का जवाब दें यहाँ पर। आप 20 सालों में 3 साल की डिग्री 3 साल में नहीं दिलवा पा रहे हैं। आप कहते हैं कि आपने ये कोर्सेज मंगवाना है, वो कोर्सेज मंगवाना है, 20 साल लग जाता है आपको, क्योंकि यही होगा। हर 5 साल के बाद आप आएंगे, लोगों को वादों के नाम पे ठगेंगे। आप अभी यहाँ पर चौपाल में कह रहे हैं कि भाई आप लिख के दीजिए कि आपको कौन सा विकास का काम कराना है। भाई 20 सालों में साहेबगंज को आप विकास की तरफ लेके नहीं जा पाए। आपको विकास का काम ढूंढना है। भाई 20 सालों में तो व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए थी कि हर व्यक्ति आकर आपके लिए खड़ा होकर बोले कि भाई हमारे गांव का नली गली साफ हो गया, नल का लग गया है, पानी कहाँ है मुझे बताइए।
जब आप वहां पर सोलर का लाइट लगवाते हैं तो अपना नाम तो लिखवा देते हैं, 1 साल के बाद वहां से बत्ती गुल है, बैटरी गुल है। आप इसी मॉडल की बात करना चाहते हैं। मॉडल वो होना चाहिए जहां पर आपके बच्चों की स्कूली शिक्षा आपके प्राइवेट स्कूलों से बेहतर है। यहां पर बैठे हुए सभी लोग बताइए कि क्या आपके बच्चे प्राइवेट स्कूल में जाते हैं कि नहीं जाते हैं? क्यों जा रहे हैं? सरकार एक बच्चे पर सरकारी खर्च 864 रुपए का है। सरकार खर्च कर रही है, लेकिन आप स्कूल में अच्छी शिक्षा नहीं दे पाते हैं। इस मॉडल की बात करते हैं। हमारा मॉडल क्या है वो मैं जवाब देता हूं आपको। हमारा मॉडल है कि हम हर एक प्रखंड में कम से कम 5 ऐसे स्कूल खोलेंगे जो रोल मॉडल हो, जो नेत्राहाट और केंद्रीय विद्यालयों के ताड़े का हो। हम ऐसे स्कूलों की बात करते हैं। हम रोजगार की बात करते हैं। आप मुझे बताइए कि यहाँ के फैक्ट्रियों में कितने लोग काम कर रहे हैं जो बिहार के। आप, मैं भी मोतीपुर वाली सड़क से आया था, इंडस्ट्रियल एरिया आपने बना दिया है। साहेबगंज के कितने नौजवान वहां पर काम करते हैं। आप जाइए, मैं आपको खुली चुनौती देता हूं आपके चैनल को। आप मुझे साहेबगंज का एक ऐसा घर बताइए जिस घर से कोई व्यक्ति बाहर जाकर कमा ना रहा हो, जिस घर से एक बच्चा कहीं बाहर जाकर पढ़ाई ना कर रहा हो। और आप कहते हैं कि हमने साहेबगंज को विकास के मॉडल पर लाके खड़ा कर दिया है। किसको बेवकूफ बना रहे हैं? क्यों बेवकूफ बना रहे हैं? आपको सिर्फ और सिर्फ सत्ता का लालच है। मैं आपको महिलाओं के मॉडल के बारे में बात करता हूं, किसानों के मॉडल के बारे में बात करता हूं। ठीक, जल्दी में थोड़ा। बिल्कुल बिल्कुल संक्षेप में बात करता हूं। हमारे किसानों की समस्या क्या है? जब दौनी और रोपनी का समय आता है आपको मजदूर नहीं मिलते। मनरेगा के नाम पे आपसे साइन करा लिया जाता है, बिचौलिया पैसा बीच में रखता है और आपको साइन के नाम पे 50 रुपया 100 रुपया मिलता है। ये बात मैं खुलेआम कैमरे के ऊपर कह रहा हूं। इस बात को रोकने का प्रयास क्यों नहीं हुआ? यहाँ पर हमारा प्रयास है कि दौनी और रोपनी में अगर कोई किसान नकदी फसल उगा रहा है तो उसके लिए मनरेगा से सरकारी दरों पर मजदूरों की व्यवस्था हो। ठीक है। महिलाओं के लिए जो 12% का ये जो लोन दे रहे हैं उसको घटाकर 4% किया जाए, ताकि जो महिलाओं की आमदनी हो वो उनके घर में जाए, ना कि बैंकों में और ब्याज को चुकाने में। ठीक। जन सुराज इस मॉडल की मुखालफत करता है। ठीक है कुमार शांतनु जी। हाँ बिल्कुल। एक बार और मैं सवाल ले सकता हूं, तो कोई व्यक्ति अगर सवाल हो तो बता दें किन्हीं का सवाल हो। ठीक। मैं सबसे पहले प्रभात खबर चौपाल की सभी साथियों को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। इसके बाद मैं सबसे पहले मेरा सवाल है कि देवरिया से जो सरकारी बस चली थी वो कुछ दिनों के बाद ही बंद हो गई। किस वजह से बंद हुई इसका सुप्रीमो जवाब दे। और देख रहे हैं कि रेलवे पुल के नीचे जितने सारे पुलिया बने हैं उसमें पानी लग जा रही है, जिसके वजह से यातायात बाधित हो रही है। बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस पर मेरा सवाल है। चलिए ठीक। और कोई सवाल? मेरा सबसे पहले इस संवाद सूत्र की जो आयोजक है उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और जो मुझे कुछ सवाल रखने के लिए कहा गया है इस चौपाल में, मैं समझता हूँ कि समस्या इतनी है जिसको शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। और इस चौपाल में भी जो आम जनता की जो बुनियादी समस्याएं हैं, इस चौपाल के माध्यम से सरकार के यहाँ संबंधित जो प्रशासन है उनके पास पहुँचाने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। फिर भी इस सामाजिक व्यवस्था में जो संभव है मैं उसको सवाल को रखना चाहता हूँ कि सबसे ज़रूरी साहेबगंज थाना में कहिए, विधानसभा क्षेत्र में कहिए, जो गरीब लोग, शोषित पीड़ित लोग जो कई हजार हैं। थोड़ा सा जल्दी तो नहीं बोलेंगे, जब समय नहीं दीजिएगा तो नहीं बोलेंगे। लंबा हो जा रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। मलाकार जी, आपसे कुछ सवाल था, उसका जवाब कृपया आप दे दीजिए।
उसके बाद फिर हम आखिरी दौर में जाएंगे और एक एक सवाल मेरा होगा सभी प्रतिनिधियों कोई से। दिक्कत नहीं जी। है, आप 2 दिन तक भी ये बिल्कुल। चौपाल लगाएंगे तो इतना राजू सिंह जो मोदी जी नीतीश जी का काम है कि आसानी से हम सबका जवाब देते चलेंगे। कोई हम हड़बड़ाने वाले घबराने वाले नहीं है। सवाल सभ्यता और संस्कृति के तौर पर होनी चाहिए, धैर्य और दिमाग और विवेक से होनी चाहिए। सवाल में मर्यादा छिपी रहनी चाहिए, मर्यादा को लांघना नहीं चाहिए। दूसरी बात है कि हमारे चचा हैं भूप बाबू, ये फैक्ट्री की बात किए हैं, तो आज हम राजू बाबू के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ जवाब देने के लिए आए हैं। दूसरे किसी फैक्ट्री मालिक के प्रतिनिधि के रूप में जवाब देने नहीं आए हैं। जहाँ तक लोकल रोजगार की बात है तो ये स्पष्ट है कि जो हुनरमंद हैं कंपनियां में, जिनको जिस लेबर मजदूर इंजीनियर की जो ज़रूरत है, जो एजुकेटेड हैं, जो हुनरमंद है, उनको नौकरी लगी है। जो हम उसके लायक नहीं थे वो बाहर से हायर किया। ये हर जगह होती है, हर कंपनी में होती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन लोकल लोग भी काम कर रहे हैं। वहाँ एक गुमटी हुआ करता था, आज सैकड़ों दुकान खुल गई। वो भी तो रोजगार लोकले को ना मिला, वहाँ को इंग्लैंड का थोड़े कोई जाके दुकान खोला है, वो भी साहिबगंज या मोतीपुर के इलाके के लोग रोजगार करके जी रहे हैं। तीसरी बात है कि हमारे ये लोग प्रशांत जी को जब नहीं जानते थे या जानते होंगे तो चुनावी विश्लेषक के रूप में जानते थे, रणनीतिकार के रूप में जानते थे। उस समय हम उनके मित्र हुआ करते थे। पूछ लीजिए कि मालाकार जी को जानते हैं कि अच्छी तरह से वो जानते हैं। हम टीका टिप्पणी उन पर करना नहीं चाहते हैं, लेकिन पता नहीं आप साहेबगंज के हैं कि दूसरे देश से आ गए हैं। आप शिक्षा की बात कर रहे हैं। ये साहेबगंज ऐसी शिक्षित धरती है कि यहाँ के लोग, यहाँ के बच्चे इतने मेधावी हैं जो यहाँ कलेक्टर भी बनने का काम किया है। यहाँ के बच्चे कई BDO CO दरोगा, कई DSP बनने का काम किया है यहीं से पढ़ करके लोग। साहेबगंज मुजफ्फरपुर जिला में पश्चिमी क्षेत्र साहेबगंज एजुकेशन का हब है। सारे विद्यालय जब आप पढ़ते थे कांग्रेस और लालू जी राबड़ी जी की राज में, उस समय विद्यालय में छत नहीं हुआ करता था। उस समय बच्चे पेड़ के छांव में पढ़ने को मजबूर थे। आज मोदी जी, नीतीश जी, राजू सिंह जी के राज में हर बच्चे के विद्यालय के ऊपर छत है। तीसरी बात, आपने क्वेश्चन आया, फिर कौन क्वेश्चन आया? एक सवाल था पानी निकासी की जो व्यवस्था है वो दुरुस्त नहीं है। नहीं, पानी निकासी की जहां बात है वहां लोकल में जो जनप्रतिनिधि हैं उनके जिम्मे सरकार की अनेकों योजनाएं हैं, उसके लिए नली गली है। शहरी क्षेत्र में भी अलग व्यवस्था है। केवल माननीय विधायक के ही जिम्मे सारी योजनाएं नहीं है। MP है, MLA है, MLC है, जिला पार्षद है, मुखिया जी है, पंचायत समिति सदस्य है, सबको अपना अपना अलग अलग जिम्मा है। तीसरी बात, इन्होंने मनरेगा से लेबर की बात की है। अरे सर, पता नहीं, जानकारी कम से कम रखिए, ऐसे ऐसे जगहों पर बैठिए तो बिना तथ्य की बात करते हैं। अब पेमेंट मजदूर को ऑनलाइन होता है, बैंक से होता है। अब कागजी काम पहले होता था, घोटालाबाज पहले होता था जंगल राज के समय, अब ऑनलाइन होता है। पहले विधवा पेंशन, विकलांगता पेंशन, निःशक्तता पेंशन, वृद्धा पेंशन खाते में जाती थी तो बिचौलिया आधा रख करके उपभोक्ता को देता था, बेनिफिशियरी को। लेकिन अब डायरेक्ट मोदी जी बेनिफिशियरी के खाते में भेजते हैं। जितना रुपया भेजते हैं उतना रुपया 100% पहुंचता है। चाहे किसान को किसान निधि हो या पेंशन, आज 400 से 1100 रुपया होगा। पहले कितना था? 75 रुपया से 100 रुपया। आज मोदी जी, नीतीश जी 400 किए और 400 से आज 1100 किए। हमारी माताएं को इज्जत के लिए इज्जत घर शौचालय देने का काम किया हमारी सरकार ने। कोई भूखमरी के कगार पर न रहे, इसके लिए फ्री अन्न देने का हमारी सरकार ने काम किया है। हर तरह की सुविधा, हर तरह की बात। आज 125 यूनिट बिजली हर बिहारी को, हर गरीब को सरकार फ्री देने का काम किया है। आज हर महिलाओं को जीविका दीदी के माध्यम से हर महिला के खाते में स्वरोजगार के लिए 10,000 रुपया देने का काम किया है। विपक्ष के लोग केवल घोषणा करते हैं। हमारी NDA की सरकार घोषणा नहीं करती है, काम करती है, जो जमीन और धरातल पर है।
ठीक है, अब जैसा कि मैंने बताया कि ये कार्यक्रम का आखिरी दौर है, तो एक बेसिक सवाल जो होना भी चाहिए कि ठीक है, सभी पार्टी का अपना विज़न है, स्टेट लेवल पे बात होती है कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, बहुत एजेंडा है। लेकिन चूंकि जब हम साहेबगंज में बैठे हैं तो साहेबगंज की भी कई स्थानीय मुद्दे हैं। तो चुनावी साल है, कभी भी चुनाव की घोषणा हो सकती है और बिहार चुनावी मोड में चला जाएगा। क्या एजेंडा है, ये जितने भी पार्टी के प्रतिनिधि हैं उनसे हम समझना चाहेंगे। 1 मिनट के अंदर ये बताना है कि साहेबगंज को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, बिना आरोप प्रत्यारोप के आपका विजन क्या है। और इसकी शुरुआत हम करते हैं कुमार शांतनु जी से। जी, आपके सवालों से पहले एक मेरा इनके बहुत बड़े आरोप लगा शांतनु चुके जी के हैं बाद मलाकार आप ही की बारी है। मलाकार शांतनु जी के के बाद आप ही की बारी है। एक इनका नहीं, फिर ये लंबा हो जाएगा ना। मैं आप अपने वाले में बोल दीजिएगा। आपको 2 आपको जो 1 मिनट मिनट देना का- ही होगा साहेबगंज की जनता के लिए, क्योंकि ये जो आखिरी दौर है उससे पहले मलाकार जी का बहुत बड़ा आरोप साहेबगंज की जनता आपको पे- मिलेगा माइक। कुमार शांतनु जी के बाद आप ही की बारी है। देखिए, जहाँ तक आप क्षेत्रीय मुद्दों की बात करते हैं, संक्षेप में ही सर। बिल्कुल संक्षेप में ही बात करता हूँ, पॉइंट वाइज बात करता हूँ आपसे। हाँ, बस 1 मिनट में। सबसे पहला काम ये जो पंचायत ब्लॉक पे आपको चंदा चुटकी के नाम पे पैसा देना पड़ता है, जिसकी उगाही नीचे से लेकर ऊपर तक होती है, उसको सबसे पहले बंद करने का काम करेंगे। दूसरी बात, स्कूलों की बिल्डिंग तो है, आपको वहाँ खिचड़ी तो मिलता है, शिक्षा के नाम पे आपके बच्चा लोगों का कोई भविष्य नहीं है। आपका बच्चा वहाँ से 6ठी के बाद ड्रॉप आउट रेट आप जाके देख लीजिए साहिबगंज के स्कूलों से। 10वीं के बाद का ड्रॉप आउट रेट क्या होता है कि आप 6ठा तक पढ़ लिए हैं, उसके बाद बच्चा आपका स्कूल नहीं जाएगा, क्योंकि उसको लग गया है घर में गाय माल पालने के लिए, चाहे कहीं पे मजदूरी करने के लिए। ड्रॉप आउट रेट सबसे ज़्यादा है। आपको लगता है कि हम यहाँ पे साहिबगंज के लोकल मुद्दों से वाकिफ़ नहीं हैं? सड़कों की स्थिति देखिए, आखिरी घर तक अगर सड़कें आपकी पक्की हो तो बताइए। सड़कों को पक्का करना, जहाँ पर आप कहते हैं कि आपने नल जल दिया है, अरे भाई आप उसमें पानी तो लेके आइए, पानी नहीं है आपके पास। आप बात करते हैं बाढ़ के समय की, आप स्थिति देखिए। साहिबगंज का जो दियरा वाला क्षेत्र है, कौन सा काम कर रहे हैं आप उसके मैनेजमेंट के लिए? आप कहते हैं कि हर बार गंडक नदी बढ़ जाती हैं, फिर उसके बाद हाथ जोड़ते हैं, फिर ख़त्म हो जाता है। भाई बांध के मरम्मत की स्थिति आप जाके देखिए, ठीक है। आखिरी, यहाँ पर विधवा पेंशन और वृद्धावस्था पेंशन में फॉर्म भरने के लिए लोग पंचायत पे 50 रुपया लेते हैं। अरे कम से कम जो हमारे अभिभावक हैं उनको इतनी इज्जत तो दीजिए कि जितना पैसा आप उनको कह रहे हैं उतना उनके खाते में जाए। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। पंकज कुमार वर्मा जी, कृपया 1 मिनट में अपनी बात जी पर नहीं, रख लेंगे। संक्षिप्त में बोलने से पहले मलाकार जी के उन सवालों का जवाब देना चाहेंगे। ठीक है, जल्दी जो में। हमारे साहिबगंज की जनता पर आरोप लगा रहे हैं कि 2005 के उस दौर में नहीं, डायरेक्ट आप डायरेक्ट जो है, आप 2 सेकेंड आप बात तो बोलने दीजिए कि आपने अभी स्पष्ट कहा है। आप अपनी बात रखिए ना, आप अपनी बात ठीक है, रखिए। चलिए मानते हैं। हाँ। आपने कहा है कि 2005 के बाद जो बोलने का हक मिला है राजू सिंह का देन है, और अभी आपने शांतनु भाई को बोला है, अभी शांतनु भाई को बोले हैं कि दूसरे देश से आए हुए हैं। अभी इन्होंने बोला है, शायद आपके मीडिया 1 मिनट तो ये बता दें कि पारिवारिक अगर किसी पर कटाक्ष आप कर रहे हैं तो शायद विधायक जी इस देश के नागरिक भी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वो भी एक अच्छे परिवार के उदाहरण प्रतिनिधि है। ये अभी शांतनु भाई पर आरोप लगा है। रही बात हम बता दें, नहीं, एक चीज़ बताएं आपको कि अभी बहुत सारी बातें बोले हैं, जो मौका आपने नहीं दिया, हो सकता है उसको हमने भूल गया हो, लेकिन इन्होंने जो भी स्टेप वाइज कहा कि हाई एजुकेटेड हैं, बीएड कॉलेज के बारे में जो बात बोले हैं, तो इनको बता दें कि अगर हाई एजुकेटेड है तो आज सामना करने के लिए भी नहीं आए हैं। सबसे दुर्भाग्य की बात यह है। और आपके जैसे एक आम प्रतिनिधि को यहाँ पे बैठाए हैं प्रत्याशियों के बीच। और रही बात उसके बाद कि साहेबगंज किस अवस्था में है, किस ज्वालामुखी पर है, जिस फटने के तैयार है, भ्रष्टाचार किस तरह से चरम पे है, और आप जो जुमलेबाजी कर रहे हैं, लोगों को ठग रहे हैं, चीनी मिल के नाम पर हो। हाँ, एक चीज़ आपको बताएंगे और कि परिवहन व्यवस्था में माननीय मंत्री जी पर डायरेक्ट हम भी कह रहे हैं कि देवरिया से मुजफ्फरपुर के लिए बस सेवा आज से कुछ 1 साल पहले चालू हुआ था। शायद हो सकता है कि इन लोगों ने उनको बंद करवा कर कुछ निजी बस से
वालों से मंथली उगाही कर रहे हूँ। ये इन बताएं अब कि क्यों बंद हुआ था ये। और अगर हमारी सरकार आती है, अब आएंगे कि अपनी सरकार पर, महागठबंधन की सरकार पर, तो आपको स्पष्ट कर दे कि हमारी सरकार जो तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में मुकेश सहनी जी के साथ मिलकर जो आएगी, आपके हर एक जुमलेबाजी को हकीकत में बदलकर विकास को दिखाएगी जो अभी तक नहीं हुआ है। ये भ्रष्टाचार जो है अपने प्रत्येक प्रखंड में, पूरे बिहार में जो चरम पर है, जिसके उगाही का सहभागी आप भी हैं। अगर कोई 500 रुपया 200 रुपया लेता है तो उसका अधिक जो अधिकारी बोलते हैं ऊपर तक जाता है। तो ये ऊपर में आप ही लोग बैठे हुए हैं, अब आप बताएं कि ऊपर में कहाँ जाता है। ठीक है, ठीक है। तो सरकारी बस व्यवस्था बंद की हुई, इस पर पहले हम जवाब चाहेंगे इनसे। ठीक है, राम नरेश मलाकार जी। श्रीमान को जानकारी होनी चाहिए कि हमारे बगल में चचा भूप बाबू बैठे हुए हैं, इनके नेतृत्व में मदन बाबू भी गवाह हैं उसके। इन लोगों के नेतृत्व में हम हो, राजू बाबू हो, हम ही लोगों ने आंदोलन करके उस जंगल राज के शासन में सरकारी बस चलवाने का काम किया था। आंदोलन स्मृति ईरानी भी की थी 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने के लिए, 1200 हो गया। एकदम आपको बड़ा धैर्य से सुन रहे थे, आपको बहुत धैर्य से सुन रहे थे। ठीक है मलाकार जी रोक दिया मैंने। मलाकार जी नहीं ठीक मलाकार जी ठीक है, वो चुप हो गए, ठीक है ठीक। नहीं दूसरा श्रीमान ने, दोनों श्रीमान ने राजू बाबू को क्रिमिनल बोलने की बात कही है। आप कृपया इसको प्रूफ कीजिएगा। अब बताइए मलाकार जी 5 साल पहले क्या विधायक जी के साथ थे? ठीक नहीं, क्या किस हैसियत से टिकट की हो रही है? नहीं, ये क्रिमिनल कैसे बोल दिए कि हमने क्रिमिनल बोला है? जी ठीक है, नहीं ठीक है, आपने कराई दिया ना, आपने बोला है शांतनु भाई को भी दूसरे देश से आए। ठीक है मलाकार जी, आप विधायक नहीं है, आप सुनिए जी, बिल्कुल सुनिए नहीं आपकी भी हर बात कैद हो रही है। आपने 2005 के बाद में आवाज देने का भी राजू सिंह पर ठीक है, पंकज जी ठीक, आवाज नहीं दबाइए। क्रिमिनल आप गलत नहीं ना बोल सकते हैं। जब आप बोल रहे हैं तो मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ तो आप क्या बोलिएगा? आप जवाब सवालों का दीजिए ना। पंकज जी, किसी को दूसरे देश में क्यों टोक रहे हैं? जब आप बोल रहे हैं सवाल तो मैं जवाब धैर्य से। शांतनु जी को दूसरे देश के नागरिक बताया है। उनको जानकारी नहीं है ना, मनरेगा की पैसा डायरेक्ट खाता में जा रही है, उनको पता नहीं है। आप शांतनु जी का पक्ष नहीं, डायरेक्ट खाता में जा रही है ना। नागरिक आप शांतनु जी के प्रवक्ता नहीं ना है, आप अपनी बात रखिए ना। ठीक है और मलाकार जी और नहीं एक मिनट रहिए ना। जहाँ तक राजू को एक फोटो दिखाना चाहेंगे, एक सेकंड। नहीं अरे भाई आपको बोलेंगे तब बोलिएगा सर, नहीं पंकज जी पूछ कर बोलिए। मैं माइक नहीं ले रहा हूँ, हमको बोल रहे हैं तब जवाब दे रहा हूँ। एक बहुत कायदे का मेरा सवाल था। आप आरोप प्रत्यारोप करके आपने एक तो डिबेट कर दिया इस पूरे डिबेट को ही, कम से कम आप बोलने दीजिए। मालाकार जी आदर सहित कहना चाहता हूँ, मैंने माननीय जनप्रतिनिधि को क्रिमिनल नहीं कहा है। आप बोले हैं ना, आप रिकॉर्ड में है। मैं अपनी बात दोहरा देता हूं, मैंने ये कहा है कि उनके खिलाफ कितने क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं। ये केसेस चलना चर्चा का विषय नहीं, मैंने टोक दिया था मलाकार जी, मैंने टोक दिया था, मैंने टोक दिया था। ठीक है, माननीय विधायक राजू बाबू पर एक भी आपराधिक मुकदमा नहीं है। जो भी आरोप लगा गया है वो सत्य से निराधार है। उनके ऊपर केसेज हुआ है वो राजनीतिक केसेज है। गरीब को सताने के लिए दबंग लोग दबंगई किया, उसका उन्होंने जवाब देने का काम किया है। वैसे केस उन पर है। इस बार क्या, जहाँ तक इस बार क्या, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। आप सिर्फ मेरे सवाल का सिर्फ जवाब दीजिए कि इस बार क्या चुनाव में। जहाँ तक सरकारी बस की बात है तो मैंने कहा कि शुरुआत में ही हमारे भूप बाबू, मदन बाबू, इन लोगों के सहयोग में मैं भी आंदोलनकारी थे, खान साहब हैं, राजू बाबू भी थे। सरकारी बस साहेबगंज से मुजफ्फरपुर चलना प्रारंभ हुआ, केसरिया से मुजफ्फरपुर चलना प्रारंभ हुआ, अरेराज से पटना सरकारी बस चलना प्रारंभ हुआ, और जो है कि मुजफ्फरपुर बड़का गांव देवरिया प्रारंभ हुई है। कुछ टेक्निकल कोई तकनीकी प्रॉब्लम हुई होगी, उसका भी हम लोग पता करेंगे क्या बात है। लेकिन उस दिन को भी लोग याद करें जब काट के बस पर चलते थे। आज एनडीए मोदी नीतीश के सरकार में वोल्वो के बस पर लोग चल रहे हैं। आज सड़कें की बात लोग कर रहे हैं। आप जिस घर से आप दरवाजे पर निकलते हैं वो भी एनडीए सरकार की देन है, वो भी राजू कुमार सिंह का देन है। आप जिस घर में रह रहे हैं आज एसी पंखा
कूलर में रह रहे हैं, वो भी बिजली व्यवस्था एनडीए के नीतीश कुमार सरकार की देन है। विकास की किरण हर घर तक गया है। ऐसा कोई घर, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जहां विकास की किरण सरकार की नहीं गई है। ठीक है मलाकार जी, अब आते हैं ठाकुर हरकिशोर सिंह जी के पास। आएंगे ठाकुर जी के पास, आप उसके बाद आप ही का बारी है सर। अच्छा ठीक है, आप ही बोल लीजिए, आप ही बोल लीजिए। सबसे पहले मैं यह कहना चाहूँगा कि कंफ्यूज नहीं होना चाहिए आदमी को। जिस समय पॉस का आंदोलन हो रहा था उस वक्त हमारे बउआ रामनरेश सिंह मलाकार और बउआ राजू बाबू भी साहेबन में उदय नहीं हुए थे। चुप रहिए। अजमुल्ला अंसारी पूर्व मुखिया, मैं और भाग नारायण राय, सुनिए, वो हो चुप रहिए मदन भाई। भाग नारायण राय एक्स एमएलए जो आज नहीं है, स्वर्गीय हो चुके हैं, 72 घंटा का हैंगर स्ट्राइक हुआ था और 72 घंटा के हैंगर स्ट्राइक के बाद, अनशन के बाद जितेंद्र श्रीवास्तव आईएएस यहाँ आए हुए थे तुरंत, और वर्मा जी वो परिवहन विभाग के डीएम थे। मेरा व्यक्तिगत संबंध था उन लोगों से और उन लोगों को प्रभावित करके मैंने बस लाया था। इसलिए वह बात कहना। दूसरा, हाँ, यह बात सच्चाई है कि पिंक बस जो एक चल रही है, वो मुजफ्फरपुर में जब आया तो मैंने अपील किया जनप्रतिनिधियों से, मैंने अपील किया डीएम, ट्रांसपोर्ट डीएम से, मैंने अपील किया कमिश्नर से जो परमिट देता है, और तब जाकर के, जिसमें आज वर्तमान जो है सो मंत्री जी भी थे, उनसे भी मैंने जनप्रतिनिधि की हैसियत से कहा था, चिट्ठी लिखा था, और तब जाकर के एक पिंक सिटी चल रही है। इसका मतलब यह नहीं कि सारा कुछ मैंने केसरिया अरेराज तक का जो बस गया है उसी अवधि में गया है, इसलिए उसमें कोई योगदान आपका नहीं था जी। ठीक। और एक लाइन शिक्षा की बात चल रही है। हम तमाम पढ़े लिखे लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं अपने आप को। जो हमारी देश की शिक्षा व्यवस्था थी आज वह नहीं है। हमारी शिक्षा व्यवस्था जन्म काल से, कृपया 2 मिनट समय दे दीजिए हमको, हमारे देश के संविधान में काम पाने का अधिकार नहीं, संपत्ति रखने का अधिकार है। यह बात को भूलिए नहीं। शिक्षा प्रणाली जो है वो रोजगारोन्मुख नहीं है। शिक्षा प्रणाली हमारी जो थी वह भी आज नहीं है। जो पहले वैज्ञानिक शिक्षा पद्धति थी उसको हटा करके आज धार्मिक शिक्षा पद्धति भारत सरकार ने लाकर रख दी है। आज जो पढ़ाई हो रही है इतिहास का, वो इतिहास नहीं है, मानव सभ्यता का इतिहास दूसरा है। सभ्यता और संस्कृति की दुहाई तब दी जाती है प्रेमचंद के शब्दों में जब वो सांप्रदायिकता की बात करती है, और उसके बाद तब वो संस्कृति और साहित्य की बात करती है। इसलिए मैं क्षमा चाहूंगा, ये मजलिस दूसरे रंग का है, क्रॉस डिस्कशन नहीं है, अपना अपना विचार व्यक्त करना है। शांति से आप लोग अपना अपना विचार रखिए। ठीक है, सवाल का जवाब नहीं है, और मैं सभी प्रतिनिधियों से मैं बात कर चुका हूं, और प्रभात खबर का इलेक्शन एक्सप्रेस लगातार जारी है। तमाम प्रतिनिधियों से बात हुई और जनता का भी बात भी रखने का मौका नहीं देंगे तो ऐसे नहीं होगा ना। ऑडियो डाउन कर दीजिए। ठीक है, तो आप ऑडियो डाउन कर दीजिए, बात मत रखने दीजिए। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।